क्या बात कर रहे हो, बुद्ध कल ही आ चुकी है। सबको मैसेज में भी आई है व्हाट्सएप पे, जी ड्राइव पे नहीं हुई, व्हाट्सएप में तो आ गई ना सबके पास। कुछ लोगों के नंबर पे प्रॉब्लम हो रही। सबको बुक्स मिल गई थी कल, राइट? चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग इसलिए बोला जाता है जो बातें कर रहे हैं वो बंद कर दें और अब पढ़ाई शुरू कर लें। सो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, राइट? पिछली क्लास में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था। प्लीज़ अपने फ़ोन्स को साइलेंट पे कर लीजिए, मैं भी चेक कर लूँ तुम्हारे साथ कि पता चले मेरा ही फ़ोन बच जाए। एंड सेकेंड थिंग, क्लास में ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं जितने लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं ब्रॉडकास्ट के लिए, राइट? तो फिर कल को मुझे मत बोलना कि अगर आपके पास कोई अपडेट या कोई मैसेज नहीं पहुंचेगा मेरी तरफ से तो, ठीक है? और जिनके मैसेज नहीं आए थे हो सकता है उनके पास कुछ, कल की बुक तो आज भी वो मैंने डायरेक्टली नहीं भेजी, बट आज जो भी नोट्स या कुछ भी मैं अपडेट्स भेजता रहूँगा वो उन्हीं बच्चों के पास जाएंगे जिनके नंबर्स मेरे पास अपडेटेड है। जिनके नहीं हैं उनके लिए मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। जिनके आए हैं मैंने उन सब का नंबर सेव कर लिया है, आज ब्रॉडकास्ट उनका बन जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? चलिए सर, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ बेस पढ़ा था, एक बार को कुछ रिवाइज करने वाला तो है नहीं, बट फिर भी एक बार दो तीन चीजें वापस रिकॉल करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? आज की क्लास में हमारा मेन चलने वाला है और सबसे पहले जो हम आज करेंगे वो करेंगे बेसिक चीज़ें, ठीक है? कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है, कुछ कंसेप्ट पढ़ने हैं, वो सब हम आज की क्लास में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? कल लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था सर? कि टैक्स होता क्या है, राइट? तो बेसिकली हमने क्या समझा था, कोई भी अमाउंट जो गवर्नमेंट स्पेसिफिकली या फिर कंपल्सरली चार्ज करेगी, तो बेसिकली क्या चीज होती है ये? जो गवर्नमेंट स्पेसिफिकली अमाउंट हमारे से चार्ज करेगी, राइट? इसके अलावा हमारे पास यहां पे दो चीजें और आती हैं, क्या था? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या था? द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल प्लस जिसकी पॉकेट से पैसा जाएगा, वो दोनों सेम होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो बर्डन, कि टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है सर? जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है या फिर लायबल है एंड जिसके ऊपर बर्डन है, ये दोनों सेपरेट इंडिविजुअल्स होंगे। एम आई राइट? सबको याद है? कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी आज फर्स्ट क्लास है जो पिछली क्लास में नहीं आए थे आप में से, आप लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जो है वो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, मैं अभी रिवाइज करा रहा हूँ। कुछ मेजर हमने किया नहीं था, हमने सिर्फ सब्जेक्ट का बेस समझा था लास्ट क्लास में, ठीक है? तो कुछ ज्यादा आपका मिस नहीं हुआ है, ऑलराइट? तो बेसिकली हमारे पास यही चीज थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। एक बार हम इसका थ्योरी भी पढ़ लेते हैं और एक डायग्राम से इसको समझ भी लेंगे। राइट? यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। टैक्स इज अ कंपल्सरी फी चार्ज्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी। मैंने इसका बेस भी समझाया था। प्रोडक्ट पे बेसिकली हमारे पास क्या लगेगा? इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगेगा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम के ऊपर डायरेक्ट टैक्स, एक्टिविटी के ऊपर, अच्छा एक चीज और, प्रोडक्ट के बेसिकली हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट सेल के ऊपर, बट इसको बेचने पे जो इनकम आएगी वो तो डायरेक्ट टैक्स में ही चली जाएगी।
क्लियर है सर यहां तक? एक्टिविटी में क्या आ जा रहा है हमारे पास? कोई एग्जांपल, जैसे कि इधर हम बात करें इंस्टीट्यूट, ये कहां पर आएगा? एक्टिविटी के अंदर। प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? एग्जांपल ले लेते हैं कंप्यूटर, एम आई राइट? यही सब था। ये हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दोनों चीजें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ी थी। डायरेक्ट टैक्सेशन में हमारे पास क्या आता है सर? अंडर दिस सिस्टम द पर्सन ऑन हुम टैक्स इज लेविड। लेवी का मतलब क्या होता है? लगना, जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है। एंड हु इज लायबल टू डिपॉजिट आर सेम। टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ द पर्सन। इसका हमने एक एग्जांपल और पढ़ा था, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को हाउस टैक्स देना होगा, उसी के ऊपर ये टैक्स लगेगा और वही बंदा पे करेगा, मतलब उसी के ऊपर बर्डन आएगा। अगर आप लोगों का घर है और आप टैक्स पे नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट किसको रिस्पॉन्सिबल पकड़ेगी? आप लोगों को ही। वो किसी और को थोड़ी रिस्पॉन्सिबल पकड़ेगी, किसी और के पास थोड़ी जाएगी, वो आएगी आप ही के पास। सो यहां पर बात हो रही है कि बर्डन और लायबिलिटी दोनों सेम के ऊपर है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या था? द पर्सन ऑन होम टैक्स इज लेविड एंड हु इज लायबल टू डिपॉजिट आर टू डिफरेंट पर्संस। बेसिकली अगर बात की जाए तो यहां पे अगर हमने ये एग्जांपल भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं एक बार दोबारा एग्जांपल भी शेयर कर लेता हूं। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के दो एग्जांपल्स पढ़े थे। डायरेक्ट में हमने क्या एग्जांपल किया था कि मान लीजिए कोई बंदा है शिवम, ये जॉब कर रहा है और जॉब से क्या कमा रहा है? सैलरी। सैलरी इसकी क्या है? इनकम। इनकम के ऊपर ये क्या देगा? टैक्स। ये टैक्स कौन सा है? डायरेक्ट। क्यों सर? क्योंकि बर्डन किसके ऊपर है? शिवम के ऊपर। लायबल कौन है? शिवम। ठीक है। कल को अगर इस इनकम के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता तो गवर्नमेंट किसको रिस्पॉन्सिबल मानेगी? शिवम को या उसके पड़ोसी को? शिवम को। यहां तक क्लियर है सर? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है शरद, ठीक है, और एक शॉप है श्याम लाल एंड सन्स करके। ये लोग लैपटॉप सेल करते हैं। क्या कर रहे हैं? लैपटॉप सेल कर रहे हैं। शरद इनके पास आया लैपटॉप लेने के लिए, तो इसने इनसे क्या लिया? लैपटॉप। और इनको क्या दिया? पेमेंट। पेमेंट फॉर व्हाट? फॉर लैपटॉप। बट लैपटॉप के साथ वो क्या दे रहा? टैक्स। क्या दे रहा? टैक्स। अब ये टैक्स किसकी पॉकेट से गया? शरद की पॉकेट से। एट लास्ट बर्डन किसके ऊपर पड़ा? शरद के ऊपर ना। कंज्यूमर तो यही है, राइट? इसी के ऊपर पड़ेगा। बट ये टैक्स किसके पास आया? श्यामलाल एंड सन्स के पास। गवर्नमेंट को ये टैक्स कौन दे रहा? श्यामलाल एंड सन्स। अगर ये टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचा तो गवर्नमेंट किसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी? किसके ऊपर फाइन लगाएगी? श्यामलाल एंड सन्स के ऊपर। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में? जीएसटी, कस्टम्स, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, एक और भी चीज है, आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं। एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। आज के टाइम पे एक्साइज एक्ट खत्म हो चुका है, बट सेंट्रल एक्साइज एक्ट खत्म हुआ है। स्टेट एक्साइज आज भी एग्जिस्ट करता है। ये पता है आप लोगों को? किन चीजों के ऊपर लगता है स्टेट एक्साइज? कोई बता सकता है मेरे को? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो बेटा कस्टम लगता है,
किसी को नॉलेज है कि स्टेट एक्साइज किसके ऊपर लगता है? हम जनरल न्यूज तो सुनते ही रहते हैं सारे, आप में से कौन बच्चा न्यूज सुनता है? सारे ही सुनते हैं। हाँ राइट, सही बताया आप सब लोगों ने। देखिए एक तो है एल्कोहलिक लिकर, बट इसमें याद रखिएगा फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये बात बहुत जरूरी है सर। अगर वो मेडिसिनल कंजम्पशन के लिए है तो उस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। स्टेट एक्साइज सिर्फ किसके ऊपर लगता है? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सॉरी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लाइट, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी एक्सेट्रा, इनके ऊपर भी क्या लगता है सर? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। एंड साथ में क्या लगता है? वैट, जिसका दूसरा नाम क्या है? सेल्स टैक्स। ऑल्दो ये टैक्सेस खत्म हो चुके हैं, बट कुछ चीजों पे आज भी लग रहे हैं। जब आप जीएसटी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जब जीएसटी आया था तो एक्साइज ड्यूटी और ये सब चीजें मर्ज हो गई थी, बट कुछ चीजों पे आज भी यही लग रहा है। ठीक है, आप वहां जाके और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम के बारे में क्या बताया गया है, कैसे उसको छोड़ा गया अभी जीएसटी से। तो ये सब चीजें अभी हमने नहीं पढ़नी क्योंकि हम अभी डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। बट मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूं कि आज के टाइम पे भी कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अलावा भी चल रहे हैं, बट ये सब चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है। दीज ऑल आर नॉट इन आवर सिलेबस, ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी। क्लियर है सर यहां तक? एनी इश्यूज, कोई प्रॉब्लम किसी को? जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको भी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जिनकी आज फर्स्ट क्लास है मुझे क्लास के बाद मिलके जाओ। राइट सर, ये लास्ट क्लास में हमने बात पढ़ी थी आपके साथ पावर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात। दो गवर्नमेंट्स हैं इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों की पावर्स डिफाइंड है। कहां पर डिफाइंड है? कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। वैसे 3 लिस्ट है वहां पे, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। राइट, कल हमने यही सब चीजें पढ़ी थी और मैंने आपको इसमें एक चीज और बताई थी, यूटी जीएसटी जो है वो किस पे लगता है? यूनियन टेरिटरीज के ऊपर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज नहीं? हमें मेजर जो कंसंट्रेशन करना है आपके साथ, मैंने और आपने, वो किस पे करना है? डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक ही एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट। राइट, चलिए देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी बुक के अंदर दी गई थी, तो वो सब चीजें मैंने सिर्फ आपकी रीडिंग पर्पस के लिए यहां पर डाल दी हैं। एवरीथिंग इज नॉट नेसेसरी टू बी डन, ठीक है। बट जब मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल्स को मैंने रेफर किया है हमेशा आपके नोट्स बनाने के लिए, आपकी बुक बनाने के लिए, तो जो मॉड्यूल्स में ऐसे टॉपिक हैं जो बाय चांस पेपर में 1 नंबर में आ सकते हैं, वो सब मैंने आपके लिए यहाँ पे कंपाइल कर दिए हैं। दीज ऑल आर इन द बुक ऑल्सो, कोई ऐसा इश्यूज नहीं है। क्लियर है सर? एक बार इनकी रीडिंग ले लेते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं, देन वी विल मूव अहेड। ओके, बेसिकली यहां क्या बोला हमने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन। तो हम सिर्फ ये टैक्सेशन इंडिया बात नहीं कर रहे, ये वर्ल्ड वाइड सेम चीजें ही हैं और यही चीजें रहने वाली हैं। चलिए, सबसे पहला क्या है? कंपलसरी। क्या तुम्हारे पास चॉइस है नहीं देने की? एक्सेप्ट तुम चोरी कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन। बट टैक्स प्लानिंग करना अलग चीज है, वहां पे भी टैक्स तो आपको देना ही है ना। प्लान करके आप सेव कर सकते हो, बट देना तो पड़ेगा, राइट? टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन, किस चीज का कॉन्ट्रीब्यूशन है? टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग या डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पब्लिक बेनिफिट हम सबको पता है। क्या आप लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है? तुम जाके सरकार को बोलोगे मैं टैक्स पे कर रहा हूं, मेरे घर के बाहर की रोड अच्छी होनी चाहिए, कह सकते हो ऐसा? नहीं। बट देयर इज अ बेनिफिट, बट देयर इज नो डायरेक्ट बेनिफिट। टैक्स इज पेड आउट ऑफ इनकम ऑफ द
टैक्स पे। देखिए, चाहे आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करो, चाहे आप डायरेक्ट टैक्स पे करो, पे तो आप अपनी इनकम से ही करोगे ना। डायरेक्ट है तो आप इनकम के ऊपर पे करोगे, इनडायरेक्ट है तो इनकम में से पे करोगे। एम आई राइट? देखिए, डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगेगा? जो मैंने इनकम अर्न करी। इस इनकम को जब मैं स्पेंड करूंगा तो उसके ऊपर मैं एक टैक्स दूंगा। ये किस में से जा रहा है? ये इनकम में से जाएगा, और डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर लगेगा, और ये क्या होगा? में से। क्लियर है सर? बात समझ में आई? ये हमने बेसिक है। गवर्नमेंट ऑब्वियसली वही लगाएगी। टैक्स इज नॉट द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट, टैक्स इज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर। क्लियर है सर यहां तक? चलिए, ये है, इसको आपने सिर्फ रीड करना है। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। बताइए ना। टैक्स इज कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए, आप टैक्स क्यों पे करते हो? गवर्नमेंट कंपल्सरीली आपसे ले रही है, बट टैक्स कहां जाता है? जो गवर्नमेंट कंट्री के लिए करेगा। तो आपने एक कंट्रीब्यूशन किया टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग, टुवर्ड्स द रनिंग ऑफ द कंट्री, टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो इसलिए वो बोला जाता है टैक्स इज अ कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? किसी और को कोई डाउट इसमें? भाई क्लास आगे चल रही है, वो बैठ जाएगा अपने आप। जन सेवा छोड़ दे, पहले अपनी सेवा कर ले। एक मिनट रुकिए, इसमें D2H नहीं चल रहा। राइट सर, बढ़े आगे। हाँ जी, ये मैंने जानबूझ छुड़वाया। कुछ 2 मिनट रुक जाइएगा, कुछ इश्यूज हैं। कुछ कह रहे थे आप? मैंने छुड़वा दिया था। मैं देख रहा हूं तुम में से कौन कौन आराम से बैठ के बातें करने के लिए आया है क्लास में। दो मिनट बस। तुम्हारे जो D2H पे दोस्त बैठे हैं ना, उनको ऑप्शन नहीं पहुंचा है क्लास का, तो इसलिए मैं उसको क्या सब लोगों ने सर को मैसेज कर दिया था सुबह ही? चलो तो बता, आज एक चीज और होती है, PCS डे। अब तुम ये मत पूछना कि PCS क्या होता है। प्रैक्टिसिंग। तो आज हम लोगों का दिन है, आप लोगों का भी दिन है। सो हैप्पी PCS डे ऑल ऑफ यू। क्योंकि कुछ हो सकता है आप में से भी कुछ लोग जो आजकल के, बोलो बच्चे। अच्छा, तो भाई आने वाले को आज ही अज्यूम कर लोगे तो जल्दी फील कर पाओगे ना। फीलिंग तो ले सकता है, फीलिंग लेने में परेशानी थोड़ी है कोई। अगर आज फील करोगे तो कल वो चीज अचीव भी कर पाओगे ना, राइट? हर एक चीज की पार्टी। तेरा बर्थडे कब आता है? जिस दिन इसका बर्थडे है पूरी क्लास ध्यान रखेगी, इससे पार्टी लेनी है। शक्ल ध्यान रख लो इसकी। नाम क्या था तुम्हारा? मैं भूल गया। अमान नहीं चला क्या? कोई बात नहीं, बोलो बोलो, उससे प्रॉब्लम नहीं। बताओ। हाँ, इवेंट में बता देता हूँ कौन सा। तुम लोग तो ना वेट कर रहे हो, तो कब ऐसा चांस मिलेगी तुम लोग बातें कर सको, है ना? ऐसा लग रहा है क्लास 2 पार्ट्स में बटी हुई है।
इस साइड के जो सारे बच्चे वो पढ़ने के लिए आए हैं ज़्यादा ध्यान से, इस साइड के बच्चे मैक्सिमम बातें करने वाले लगे पड़े हैं, है ना। और सिर्फ पूछी बच्चे जो आगे बैठ के बातें कर रहे हैं। दो मिनट रुक जाइएगा। कोई बात नहीं है, टाइम में ना एक्स्ट्रा टाइम लेके तुम्हारा कवर अप कर दूंगा, ठीक है। वैसे ये बहुत लेट टाइम है ना, 10 बजे क्लास रखना, सुबह जल्दी रखनी चाहिए ना। नहीं, मैंने इंसानों वाले टाइम पे क्लास रखने की बात करी है। तो वी विल प्रेफर क्लास की हम लोग उसको रखें। अभी तो नेक्स्ट फ्राइडे तक का टाइम टेबल तुम्हारे पास आ चुका है, सुबह 10 बजे ही रहेगी, उसके बाद से चेंज हो जाएगा। यूट्यूब पे लाइव करिए। आठ बजे नहीं रखूंगा, टेंशन मत। स्टार्ट किया था, बंद किया था तूने। क्लास जी ड्राइव पे आ जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, मैं एक बार को ये पूरा दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ क्योंकि बीच में शायद रिकॉर्डिंग मिस हो गया। आई विल जस्ट रिकॉल दिस ऑल अगेन। हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास लॉ के 5 सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स क्या है हमारे पास? इनकम टैक्स एक्ट। ये क्या बता रहा है कि ये हमारे सोर्स है कि कहां से हमें इनकम टैक्स की नॉलेज मिलेगी। सबसे पहला कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कहा जाए तो एक्ट को बहुत ज्यादा सब्स्यूम किया है जिसने, क्या है? फाइनेंस एक्ट। जैसे आप लोगों ने बताया, बिल्कुल सही बताया, जो फाइनेंस बजट हर साल पास होता है, वो बजट जब दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा, वो बजट पास हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट। हम लोग बजट नाम देते हैं बट एक्चुअली में उसको क्या बोला जाता है? फाइनेंस बिल, राइट। उसका लीगल टर्मिनोलॉजी क्या है? फाइनेंस बिल। जब वो बिल पास हो जाएगा तो वो क्या बनता है? फाइनेंस एक्ट, राइट। हमारे पेपर में कौन सा फाइनेंस एक्ट लगेगा? 2021। 22 नहीं लग सकता सर, फाइनेंस एक्ट 22 नहीं लगता। हमारे सिलेबस में, हमारे पेपर में फाइनेंस एक्ट 21 ही आएगा। फाइनेंस देखिए, जून और दिसंबर में फाइनेंस एक्ट लास्ट ईयर वाला आता है, और उससे अगले अटेम्प्ट में जो नेक्स्ट जून आएगा उसमें करंट ईयर वाला फाइनेंस एक्ट अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है सर? अब आप एक चीज समझिए कि फाइनेंस एक्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, क्यों हम इसको एक बेस मान के चलते हैं। यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट कब पास हुआ था सर? 1961, और 62 से इसकी एप्लीकेबिलिटी आई थी, राइट। और आज जाके कौन सा साल आ गया? 2021। इस बीच में हर साल बजट पास हो रहा है, राइट। हर साल फाइनेंस एक्ट आ रहा है। तो हम पता है कैसे पढ़ते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 read with all finance act passed up to finance act 2021। बात समझ में आई? कि हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 में पास हुआ था, और जितने फाइनेंस एक्ट पास हुए हैं कब तक? फाइनेंस एक्ट 21 तक। तो कितने सारे पास हो चुके होंगे, और हर साल अमेंडमेंट्स आ रही हैं, बहुत मेजर अमेंडमेंट्स आती हैं, राइट। ये सब हम पढ़ेंगे, तो ये सब ऑलरेडी हमारे लिए इंकॉर्पोरेट होता है।
हमारे लिए मेजर हमें कहाँ ध्यान देना होगा, फाइनेंस एक्ट 21 पे, क्योंकि बाकी सारे तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट होंगे। 21 भी आपकी बुक के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, उसके चेंजेस भी बुक में डाल दिए गए हैं, बट इसको हम अलग से भी पढ़ते हैं क्योंकि जो लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट होता है वो आपके पेपर में आता है। जैसे कि जून में भी आया था, तो जो अमेंडमेंट्स छूट गई या जो अमेंडमेंट्स टिपिकल हैं वो दोबारा रिपीट होके दिसंबर अटेम्प्ट में भी आएंगी। डिड यू गॉट द पॉइंट? जो नया फाइनेंस एक्ट होता है, जो आपके एग्जाम्स में नया लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट अप्लाई हो रहा होता है, वो हमेशा आपके लिए बेस बन के आता है। तो आप लोगों के लिए बेस क्या बनेगा? फाइनेंस एक्ट 2021। अब एक चीज समझते हैं कि सर इतनी क्या जरूरत होती है हर साल अमेंडमेंट की, या फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट्स क्यों आती हैं, या टैक्स में अमेंडमेंट क्यों आती हैं, उसका क्या बेस होता है? देखिए, कुछ चीजें सिर्फ मैं आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं पूछेगा कि अमेंडमेंट का बेस क्या है। अमेंडमेंट के बेस कुछ होते हैं। एक बेस होता है सर सोशल वेलफेयर, राइट। सेकेंड इज ऑलवेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर आप बोल सकते हो रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। और एक जो मेन चीज होती है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, इन चीजों को ध्यान में रख के टैक्स को बनाया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, मतलब अगर गवर्नमेंट कोई पास्ट केस लॉ चेंज करना चाहती है, कोई ऑलरेडी ऑर्डर पास्ड है उसको अमेंड करना चाहती है, उसके इफेक्ट को खत्म करना चाहती है, तो वो क्या करेगी? फाइनेंस एक्ट में चेंजेस लेके आएगी, ठीक है सर। तो इन वजह से इनकम टैक्स में चेंजेस आते हैं, राइट। जैसे कि सोशल वेलफेयर में अगर आप पढ़ेंगे, बीच में एक चेंज आया था आज से 2 साल पहले कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन कौन होते हैं सर? 60 साल से ऊपर। तो जो भी सीनियर सिटीजन है, अगर वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर कोई बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं जो सीनियर सिटीजन है, तो उनको 50,000 रुपीज का एडिशनल डिडक्शन मिल जाता है। हम सब पढ़ेंगे ये आगे चल के, बट ये क्या है? सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पता ही है कि गवर्नमेंट को जब ज्यादा रेवेन्यू चाहिए होता है तो वो टैक्स रेट्स में ज्यादा चेंजेस नहीं करती। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स आप पढ़ेंगे आगे चल के कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बना रखी हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जब इंडिया में आती हैं तो वो उनको टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। फॉरेन कंपनी जब इंडिया में आके सब्सिडरीज बनाती हैं तो वो उनको टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। तो या फिर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो तब भी गवर्नमेंट के पास रिजर्व आ रहा है, इंडियन कंपनी रिजर्व्स आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो इसके बाद भी गवर्नमेंट वहां पे बेनिफिट्स देती है। आप कस्टम में भी पढ़ोगे, आपका जीएसटी में भी आएगा एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, इनकम टैक्स में भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए क्या होता है कि लॉ में कुछ लूप होल होते हैं, या लॉ में कोई पॉइंट ऐसा होता है जो ठीक से नहीं ड्राफ्ट किया गया। तो इंडिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत समझदार हैं, वो इस लॉ को पढ़ते हैं, इस लॉ में जो प्रोनाउंसमेंट्स में चेंजेस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उसका फायदा उठाते हैं और टैक्स बेनिफिट्स लेते हैं। वो विद इन द लॉ है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में भी जीत जाते हैं, बट गवर्नमेंट को ये बात बाद में समझ में आती है तो वो अगले साल उसमें जाके अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी पता रीजन क्या होता है अमेंडमेंट का? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 9 में, एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, आपस में रिलेटेड है। कोई एक चीज जो 2 में भी आ रही है और 9 में भी आ रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने मान लीजिए फाइनेंस एक्ट 2021 में यहां चेंज किया, बट करस्पॉन्डिंग चेंज यहां पे भूल गए, तो वो नेक्स्ट ईयर में फाइनेंस एक्ट 22 में अमेंडमेंट लेके आएंगे और सेक्शन 9 में भी चेंज कर देंगे। कई जगह पे इस तरीके से भी अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, ठीक है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं इंडिया की जिन्होंने बहुत सारे लूप होल्स का फायदा उठाया और उसको प्लग इन किया गया और हमारा एक्ट इतना ज्यादा बढ़ता चला गया। आप पढ़ेंगे आगे चल के, हमारी सेक्शन की सीरीज बहुत अजीब है। जैसे 44 के बाद 44 AB, AD, AE चलता चला जाएगा,
115 के बाद 115 ए बी ए सी ए डी ए ई 115 बी बी ई, इस तरीके से इस सेक्शन की सीरीज अलग तरीके से बनती चली जाती है। तो ये क्या है कि एक्ट उस तरीके से डिफाइंड नहीं हो पाया, बार बार बीच में चेंजेस आते हैं और चेंजेस को वो बीच में ही डाल देते हैं, तो वो नंबरिंग वहां पे प्रॉपर नहीं हो पाती। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट आप लोग जानते हैं किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से सारी अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। हाँ, तुमने बोल दिया अपने आप, ठीक है। हाँ जी बच्चे, उस पूछ रहे थे आप। देखिए, नोटिफिकेशन डज नॉट अमेंड द एक्ट, ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया मेरे पास, मैं अभी आऊंगा उसके ऊपर भी। एक क्वेश्चन है कि हम नोटिफिकेशन के थ्रू एक्ट को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। देखिए, आप नोटिफिकेशन के थ्रू सर्टेन चीजें ही अमेंड कर सकते हैं, ओके। और एक चीज और याद रखिएगा, नोटिफिकेशंस का जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स में नहीं है। क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्स ड्राफ्ट हुआ तो उसमें पावर दे दी गई थी जीएसटी काउंसिल को कि वो विद द अप्रूवल ऑफ द यूनियन मिनिस्टर्स एंड द स्टेट मिनिस्टर्स वहां पे चेंज ला सकते हैं। बट इनकम टैक्स में ऐसी कोई पावर नहीं है। इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट्स की पावर है वो पार्लियामेंट के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू ही होगा। जीएसटी में भी एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होता, आप ध्यान रखिएगा। वो प्रोसीजरल या कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वो सर्टेन पावर्स हैं जो काउंसिल को दी गई हैं। यस, देखिए आप एक चीज समझिए, बजट से पहले भी हो सकती है, बट एक चीज आपको मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए प्लीज यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है कि अब मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट में कोई अमेंडमेंट होनी है, राइट? तो वो कब हो सकती है? नोटिफिकेशन के थ्रू हो सकती है? नहीं सर, नोटिफिकेशन के थ्रू आप एक्ट में अमेंडमेंट कभी भी नहीं कर सकते। देखिए इनकम टैक्स क्या है सर? एक एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है, तो इसमें चेंज कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एक्ट में कोई चेंज करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है? थ्रू पार्लियामेंट। एम आई राइट? तो जरूरी नहीं है कि फाइनेंस एक्ट में भी हो। फाइनेंस एक्ट आपका इस सेशन में आता है, आपको तो पता है बजट तो इसमें आएगा, बट पार्लियामेंट के बहुत सारे सेशंस होते हैं, राइट? विंटर सेशन होता है, समर सेशन होता है, ये सेशन भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंस बजट का वेट करें। अगर आपको कोई अमेंडमेंट लेके आनी है तो आप किसी और सेशन में एक्ट में अमेंडमेंट के थ्रू ला सकते हैं, बट अभी तक ऐसा बहुत रेयर ऑफ रेयर में हुआ है। मैक्सिमम जो चेंजेस आए हैं वो फाइनेंस बजट में, फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही आए हैं। क्लियर है सर? ये बात समझ में आई आप लोगों को कि अमेंडमेंट्स कहां से आ सकती हैं? पार्लियामेंट के थ्रू होके ही आएंगी। चलिए, हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में बहुत ही कम है, ज्यादा हमारे पेपर में नहीं आता, बट वो सिर्फ हमारे लिए बेस है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? इनकम टैक्स रूल्स। देखिए हर एक चीज आप एक्ट में नहीं डाल सकते। आप एक्ट में क्या डालोगे? लॉ। बट उसका जो प्रोसीजर है क्या वो आप एक्ट में डाल सकते हैं? नहीं, प्रोसीजर कभी भी एक्ट में नहीं हो रहा, नहीं तो एक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए उसको कहां डाला जाता है सर? रूल्स के अंदर। इनकम टैक्स रूल्स 1962। हमारे सिलेबस में ज्यादा रूल्स नहीं आते, 2-4 ही रूल्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। क्लियर है सर यहां तक? चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशंस इशूड बाय सीबीडीटी। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, इसके बारे में समझिए, फिर हम इसको और बताएंगे। हमारे पास इंडिया में 2 बोर्ड्स हैं, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। किसी को सीबीडीटी की फुल फॉर्म पता है? चलो मैं पूछता हूं किसको पता है। यस आदित्य राज, अब तो नाम सही बताया, तो तू आंसर बता दे। सही आंसर बता तभी बताऊंगा। यस इधर, हाँ। इसकी फुल फॉर्म क्या है सर?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वहां पे प्रोसीजर ऐसे चल रहा है कि सबसे पहले क्या आएगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू सेक्रेटरी, उसके नीचे ये दो बोर्ड्स आते हैं। ठीक है, वन इज सीबीडीटी एंड वन इज सीबीआईसी। देखिए, इन लोगों के पास जो ये बोर्ड है, इनके पास ये पावर है थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि अगर एक्ट में कोई ऐसी चीज है जिसका कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई प्रोसीजरल पार्ट है, राइट, जिसके ऊपर ये क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, तो ये लोग किसके थ्रू कर सकते हैं? सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन। और ये कहां आएंगे? ऑफिशियल गजेट में। कहां पे पास होते हैं ये? ऑफिशियल गजेट में। ठीक है, तो ये सर्कुलर्स दे सकते हैं, बट किसके ऊपर देंगे? ओनली फॉर क्लैरिफिकेशन या फिर कोई प्रोसीजरल पार्ट। अब कैसे क्लैरिफिकेशन आता है? मान लीजिए फाइनेंस एक्ट 2021 में कोई अमेंडमेंट आया और ये किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले एक अमेंडमेंट आया था, मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई बंदा नई गाड़ी ले रहा है तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, या ऐसे कई सारे अमेंडमेंट्स आते हैं। तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए था। कई बार किसी इंडस्ट्री के लिए, रियल एस्टेट के लिए कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स आती हैं और उस इंडस्ट्री को लगता है कि ये अमेंडमेंट किस तरीके से अप्लाई होगी या इसका क्या इफेक्ट है, तो वो इंडस्ट्री सीबीडीटी के पास जा सकती है और उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है कि ये एक इशू है, इसके ऊपर आप एक क्लैरिफिकेशन दे दो। तो फिर वो बाय सर्कुलर, बाय नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सीबीडीटी को लगता है खुद से ही कि ये जो पॉइंट है वो टिपिकल है और लोगों को इसकी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो अपना मतलब निकाल सकते हैं। तो इस केस में लोग क्या करेंगे? वो अपना क्लैरिफिकेशन दे देंगे। यहां तक क्लियर है सर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। आप में से कितने बच्चों ने आज तक कभी अपनी लाइफ में फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच सुना है जब बजट पास होता है? आप सबने सुना हुआ है। एक चीज बताऊं, जिस इंसान को टैक्स को पूरा समझना है उसको वो स्पीच जरूर सुननी चाहिए। रीजन बताता हूं क्यों। जब भी कोई फाइनेंस एक्ट पास हो रहा होता है, जब कोई बजट पेश हो रहा होता है जिसमें टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट आ रही होती हैं, तो जब भी फाइनेंस मिनिस्टर अमेंडमेंट के बारे में बताता है तो वहां पे वो एक चीज जरूर बताता है कि इस अमेंडमेंट का रीजन क्या है या बेस क्या है या उनका इंटेंशन क्या है। हमेशा किसी भी अमेंडमेंट का इंटेंशन जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोगों को किसी भी लॉ के ऊपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपको उस लॉ के मेकर का इंटेंशन पता होना चाहिए। देखिए, मैं सिंपल आगे पढ़ा के जा सकता हूं, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर सेक्शन के साथ हम इंटेंशन भी समझे लॉ मेकर्स का। क्यों? क्योंकि आगे चल के अगर हमने किसी सब्जेक्ट को अपनी लाइफ का बेस बनाना है तो हमें उसके इन डेप्थ जाके पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप मार्केट में भी जाएंगे तो एक कुछ बुक्स आती हैं जो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर नहीं है, उसमें लिखा होता है इनकम टैक्स एक्ट एंड कमेंट्री। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में बुक्स आती हैं। कमेंट्री का मतलब क्या है कि उसमें फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच का रेलेवेंस भी दिया होगा जहां कोई मेजर अमेंडमेंट आई होगी। तो अगर आप 1970 की कोई अमेंडमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां पे आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस तरीके की बुक्स आती हैं, वो शायद इतनी मोटी होंगी कि आप देख के घबरा जाए। सिर्फ 4-5 हज़ार पेज की होती है वो, राइट। 2-3 पढ़ी है मेरे पास घर, नहीं शायद गलत बोल रहा हूँ मैं। कमेंट्रीज जो सबसे पहले आई थी वो 10,000 पेज की थी, मेरे पास ऑफिस में रखी हुई हैं।
मैंने भी आज तक पूरी पढ़ के नहीं देखी कभी, बट हाँ मैं कोशिश करता रहता हूँ। जब भी हम कहीं अटकते हैं या किसी पॉइंट के ऊपर डाउट आता है तो हम उस कमेंट्री को ज़रूर पढ़ते हैं। तो आप लोगों से भी मैं नहीं कह सकता आप उसको पढ़ेंगे आज, बट कभी लाइफ में ज़रूर देखिएगा। बट हाँ इतनी ज़रूर कोशिश कर लो कि आने वाले टाइम में मतलब आगे से कि जब भी फाइनेंस मिनिस्टर का बजट आएगा उसे ज़रूर सुनोगे और आप उसे लिंक कर पाओगे अपनी चीज़ों से, राइट। चलिए यहाँ तक क्लियर है सर? कोई डाउट किसी को? किसी ने नोट करना है इसको? कर लिया? कुछ था ही नहीं बच्चे उसमें, यहीं पे तो है वो, उसमें था शायद। एक मिनट रुकिएगा, नहीं इसमें नहीं, ये रहा आपका, कुछ है नहीं इसमें। चलिए इसके बाद जो लास्ट पॉइंट, जब तक आप नोट कर रहे हैं मैं लास्ट पॉइंट कवर करता हूं। मैंने 5 सोर्स बताए थे, आप सब लोग मेरे साथ सारे सोर्सेस बोलेंगे। पहला सोर्स कौन सा था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। भाई क्लास आगे चल रही है, सॉरी। दूसरा सोर्स कौन सा था? फाइनेंस एक्ट। लास्ट हमारे लिए कौन सा अप्लाई हो रहा है? 2021। थर्ड क्या था? इनकम टैक्स रूल्स। फोर्थ क्या था? सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस पास बाय सीबीडीटी और अदर्स। अदर्स कौन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट भी पास कर सकता है। यहां तक हमने 4 सोर्सेस पढ़ लिए। फिफ्थ सोर्स कौन सा था? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। ओके, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कौन सी बोली जा रही होंगी यहां पे, किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? आपको हायरार्की पता है इंडियन कोर्ट्स की या नहीं? एक बार वो भी समझ लेते हैं आप लोगों की नॉलेज के लिए। सबसे टॉप पे कौन सा आता है सर? इससे नीचे? इससे नीचे? इनकम टैक्स में उसका नाम है ITAT। जैसे NCLAT है ना, शायद कल की क्लास में आप पढ़ रहे थे। ये कौन सा है? ITAT। फुल फॉर्म क्या है? इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्लियर है? इसके ऊपर हमारे पास क्या आता है? CIT अपील। और इसके ऊपर कौन है? असेसिंग ऑफिसर। क्लियर है सर? मेजर जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात करेंगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहां पे बाइंडिंग होगी सर? ऑल ओवर इंडिया। हाई कोर्ट की जजमेंट कहां पे बाइंडिंग होती है? ऑल ओवर स्टेट। बट दूसरी स्टेट्स भी उसको रेफर कर सकती हैं और वहां पर भी वो चीजें बाइंडिंग हो जाती है अनटिल अनलेस कोई कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट पास हो जाए। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो अब दिल्ली का वो कोई केस आ रहा है, तो जब तक दिल्ली का हाई कोर्ट कोई कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट पास नहीं करेगा या फिर उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया, वो जजमेंट उस स्टेट में भी वैलिड रहेगा। क्लियर है सर यहां तक? एनी प्रॉब्लम्स इन दिस पॉइंट? ये पूरा हम पढ़ेंगे असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर के अंडर, बट अभी मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बीच में लिंक आ रहा था तो मैंने यहां पे शेयर कर दिया है। सबसे पहले AO आता है, AO के बाद CIT अपील। CIT की फुल फॉर्म पता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। CIT की फुल फॉर्म क्या होती है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ITAT की फुल फॉर्म क्या है? इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल। HC की हाई कोर्ट, HC सुप्रीम कोर्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट बच्चे यहां पे सारे बैठे हैं, कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते और कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? कोई बताएगा मेरे को? एग्जैक्टली सबने सुना क्या? लास्ट में आपको सुनाई दिया इसने क्या बोला? थोड़ा सा तेज बोलना। देखिए जब भी हम, बिल्कुल सही बताया इसने, जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो 2 चीजें होती हैं। वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड अदर वन इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। जब फैक्ट्स की बात आती है तो फाइनल अथॉरिटी कौन सी हो जाती है? हाई कोर्ट। लॉ की बात होती है तो सुप्रीम। क्लियर है सर यहां तक? एनी प्रॉब्लम्स इन दिस पॉइंट? क्लियर है सर?
जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट वाली बात पूरी समझ में आ रही है आप लोगों को? वहां तक कोई दिक्कत? श्योर? चलिए, तो हमने ये पांचों सोर्स पढ़ लिए। कई बार हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, आपको एक चीज पता है कि हमारा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, राइट? तो वो कहीं से भी वन लाइनर के ऊपर भी क्वेश्चंस बना के दे सकता है, तो इसलिए हमें ये चीजें समझनी है। एग्जाम्पल वो समझ सकता है कि आपका रूल्स किसके ऊपर बाइंडिंग है, कैसे है, वो सब चीजें इसके अंदर से वो पूछ सकता है, राइट? तो यहां तक हमने पढ़ा बेसिक। अब हमने स्टार्ट क्या करना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। चलिए, लेट्स जस्ट स्टार्ट नाउ। तो आज ही क्लास में हमने जो चीज पढ़नी थी, जो हमने शुरू करना था, वो क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्वेश्चन सही बताया बेटा आपने। सबसे पहला सेक्शन क्या होता है किसी भी एक्ट का? नंबर क्या होता है पहले सेक्शन का? सेक्शन नंबर 1। हर एक्ट का सबसे पहला सेक्शन कौन सा होता है? 1। सबको पता था, फिर भी कोई नहीं बोल रहा था। अच्छा, हम सब ने पढ़ा हुआ है सेक्शन 1 बहुत सारे एक्ट के अंडर। तो कोई मुझे बताएगा सेक्शन 1 क्या बताता है? ये साहब, आप ही, आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम ही से। वो पूछ रहे मैं, हाँ बेटा तुम। चलो बताओ, सेक्शन 1 क्या बताता है किसी एक्ट का? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तुमने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा है, कंपनीज एक्ट भी पढ़ लिया। तो सेक्शन 1 क्या बताता है? नहीं पता? नितेश सर को बताना पड़ेगा एक बार मुझे अगली क्लास में तुम्हारी। यस बेटा आप। हाँ हाँ, तुम ही। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। ये साहब, किसी को पता है जरा? हाँ, यस बताइए। एग्जैक्टली। देखिए, अगर बात की जाए तो सेक्शन नंबर 1 हमेशा बताता है किसी भी एक्ट का होगा तो टाइटल, एक्सटेंट एंड, और एक चीज और होती है कमेंसमेंट डेट। ये चीजें कहां बताई जाती हैं? द एक्ट इज नोन एज और इन विच ईयर इट इज पास्ड। वेरी गुड बच्चे, सही बताया आप लोगों ने। तो ये चीजें होती हैं जो सेक्शन 1 में बताई जाती हैं, ठीक है? ये नोट कर लीजिए। ये सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट की बात नहीं है, किसी भी एक्ट की बात कर लेंगे, जो सबसे पहला सेक्शन हो रहा एक्ट का वो हमेशा ये बताएगा। और जितनी मेरी नॉलेज है ये आपने पढ़ा हुआ है, सुना होगा जरूर। नहीं सुना? मैं बात करूंगा एक बार सर से, वो बताएंगे फिर। तेरा नाम तो वैसे ही फेमस है क्लास में। चलिए, अब इस एक्ट का टाइटल क्या है सर? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका एक्सटेंट क्या है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK। JNK में कोई भी बाइफर्केशन यहां पर नहीं है, राइट सर? जुरिस्डिक्शन एंटायर कंट्री, कहीं भी अप्लाई होगा। कमेंसमेंट कोई बता सकता है इसका? देखिए, ये अप्लाई होना शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। एक्ट 1961 है, इसकी जो कमेंसमेंट डेट थी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर ने JIGL का चैप्टर 2 पढ़ाया था, वहां पे पढ़ाया था ये चीज कि सेक्शन 1 क्या बताता है। हमेशा सीधा बैठ जा भाई। गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चों के लिए मुझे लगता है कि बुढ़ापा पहले आ गया है, उनके लिए रिक्लाइनर चेयर्स होनी चाहिए या फिर बेड होना चाहिए क्लास में। चलिए, कर लिया सर सबने नोट? श्योर? बढ़ जाऊं आगे?
सेक्शन 1 सबको क्लियर है? तो सेक्शन 1 क्या बताता है सर? टाइटल, एक्सटेंट, ज्यूरिसडिक्शन एंड कमेंसमेंट। तो टाइटल क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक्सटेंट क्या है? होल ऑफ इंडिया। ज्यूरिसडिक्शन एंटायर कंट्री। कमेंसमेंट 1 अप्रैल 1962। क्लियर है? जब पहली बार ऑब्जेक्टिव पेपर आना शुरू हुआ था ना, तो उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था। जब टैक्स का पेपर पहली बार ऑब्जेक्टिव आया था, तो उन लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि एक्ट कब से कमेंस हुआ था। तब लेवल इतना नीचे था, आज तुम्हारे टाइम पे लेवल उठ चुका है। बेटा 1 अक्टूबर नहीं है, 1 अप्रैल है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं D2H पे। तो जो हमारा एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट इज लेवी ऑन इट्स एक्सटेंट इज होल ऑफ इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन हमें दी गई है सेक्शन 2 के अंडर। वहां से हम जानेंगे इंडिया में क्या क्या चीजें आती हैं। जुरिसडिक्शन इज द एंटायर कंट्री, जहां जहां इसका एक्सटेंट है वहां सब पे इसकी जुरिसडिक्शन अप्लाई हो जाएगी। कौन से नंबर का एक्ट था? डिडंट गेट योर क्वेश्चन बच्चे। और इसका कमेंसमेंट कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1962। राइट सर। एक मिनट रुकिएगा। मैंने बातें करने के लिए नहीं बोला, मुझे एक्चुअली आप लोगों को इंडिया की डेफिनेशन समझानी थी। हमने ऊपर पढ़ा था, राइट सर, कि इनकम टैक्स एक्ट इज लेविएबल ऑन होल ऑफ इंडिया। तो इंडिया में क्या क्या आता है वो उन्होंने यहां पे डिफाइन किया है। ठीक है, चलो यहां पे सारे बच्चे बहुत सारा लॉ पढ़ चुके हैं, राइट। तो इस सेक्शन को पढ़ना आप लोग बताएंगे मेरे को कि कैसे हम इसको बोलेंगे। ठीक है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा लास्ट में। यस आप ही इसको जरा एक बार पढ़ के बताना। सेक्शन 2 क्लॉज। ओके, यहां पे सब सेक्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि वो, शुक्र है भगवान का, इतना तो पता है तुम लोगों को। जब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी क्लास को पता है। एक या दो बच्चों को पता होता था ये बात, बट इस बार ऐसा है कि पूरे बैच को ही पता है। देखिए किसमें, देखिए जब भी किसी भी एक्ट में जब डेफिनेशंस का सेक्शन होता है तो वहां पे सब सेक्शन नहीं होता, हमेशा क्या होता है? क्लॉज। देखिए सेक्शन की सीरीज कैसे चलती है? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। एम आई राइट? बट जब भी कोई डेफिनेशन का सेक्शन आता है वो कहां से आता है? सीधा सेक्शन के बाद क्लॉज, फिर सब क्लॉज। यहां तक क्लियर है? अब तुम बोलोगे सर पेपर में तो हमें लिख के आना है, तो हमें ये सब चीजें क्यों बताई जाती हैं? देखिए आप एक प्रोफेशनल हैं, अभी जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो ट्रेनर हो वो आपको किसी डिपार्टमेंट में भेज दे और वहां जाके आप बोले सेक्शन 2 सब सेक्शन 25, तो वो वहीं समझ जाएगा कि ये अनट्रेन्ड बंदा है, इसको कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, फिर आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए हैं। देखिए अब कई लोग ये समझते हैं कि सर हम जॉब करेंगे तो हमें डिपार्टमेंट में नहीं जाना होगा। गुड मॉर्निंग, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप जॉब भी करते हो तो भी आप जिस कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो तो आपको वहां से भी जाना पड़ेगा। चाहे आप कंपनी में ट्रेनिंग करो, चाहे आप पीसीएस के पास ट्रेनिंग करो, आपको जाना ही पड़ता है किसी भी डिपार्टमेंट के वहां। तो वहां पे ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं।
राइट, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो वो सब चीजें भी हमें यहां पे सीखनी है, राइट सर। चलिए डियर, ये तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है जो मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं चेक कर दूंगा। ये आस्क्ड कि एक्ट कौन से नंबर पे पास हुआ था उस साल में। ये मैंने भी आज तक नहीं सुना, मैं आपको चेक करके जरूर बता दूंगा। चलिए अब हम डेफिनेशन शुरू करते हैं। द टर्म इंडिया मीन्स, देखिए जब भी कोई डेफिनेशन स्टार्ट होती है तो वो दो वर्ड्स से स्टार्ट होती है, या तो मीन्स या फिर इंक्लूड्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है, कोई मुझे बता सकता है? ओके हाँ तुम्हें, हाँ हाँ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये बेटा, मीन्स और इंक्लूड्स में फर्क क्या होता है? मीन्स और इंक्लूड्स में क्या फर्क होता है? और इंक्लूड्स मतलब डेफिनेशन नहीं होती? थोड़ा सा लाउडर। अच्छा ये साहब, हाँ हाँ कुछ बच्चे सही बता रहे हैं यहाँ पे। ये समान, ये बहुत आसान क्वेश्चन है तभी पूछा मैं। वेरी गुड, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑल्दो द आंसर इज करेक्ट। नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था तभी पूछा था कि इतना इजी तो उसे पता होगा। तारीफ कर रहा हूं, तेरे आंसर पता है। चलिए देखिए, बिल्कुल सही बताया है इसने, जो वर्ड मैं सुनना चाह रहा था वो वर्ड इसने बताया है। बाकी सबकी डेफिनेशंस भी सही थी, गलत किसी की नहीं थी, बट एक वर्ड्स होते हैं जो हमेशा आपको डिफाइन करते हैं। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, आप लोग जो हैं, आप लोग एक प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो टर्मिनोलॉजीज पे बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपकी टर्मिनोलॉजीज एग्जाम के अंदर हैं तो जो वो फर्क होता है ना 40 नंबर और 70 नंबर में, वो यही होता है सर। और इतना मैं बता रहा हूं, 70 नंबर लाना, 80 नंबर लाना किसी भी पेपर में मुश्किल नहीं है। प्रोफेशनल में फिर भी कम बच्चों के आते हैं, बट एग्जीक्यूटिव में बहुत आराम से आ सकते हैं। जितना इजी है टैक्स में नंबर लाना, उतना ही आसान है कंपनी लॉ में नंबर लाना भी। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, बच्चों के मुंह खुल गए थे, मैं भी लेके आया था तो तुम भी ला सकते हो। आ गए थे मेरे 70 नंबर बस, हाँ 68 थे, 67 कुछ टैक्स में थे। तो ऐसे ही मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग भी बहुत आराम से ला सकते हो। बट एक चीज याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन, टैक्स में प्रेजेंटेशन का मतलब ही नहीं है, बट जो भी आपके पेपर हैं, अगर आप उसमें लीगल टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे तो आप आराम से एग्जामिशंस क्या 80 नंबर 90 नंबर भी ला सकते हैं। मत मानो भाई, आते हैं ना लोगों के, वो दूसरी दुनिया से थोड़ी आए हैं, तुम में से ही कुछ होते हैं ना। प्लस में यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी ऑल ओवर नोएडा रैंक आई है, ऑल ओवर रैंक्स आई है, वो सिर्फ वीकेंड, पहले यहाँ पे वीकेंड्स में भी बैचेस चलते थे कभी किसी टाइम पे, सिर्फ 2 दिन पढ़ के भी इतने नंबर लाके रैंक ला चुके हैं। तो तुम लोग तो पूरा पूरा महीना पढ़ रहे हो, तो तुम लोग क्यों नहीं ला सकते? बाकी लोग थोड़ी दुनिया किसी और दुनिया से आए हैं, तुम्हारी तरह ही है वो। बस डिफरेंस एक चीज पड़ती है। देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आपको 40 नंबर वाला बच्चा नहीं बनना तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, डेली बेस पे घर जाके पढ़ाई कर लो, सिर्फ इतना कर लो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर डेली बेस पे भी नहीं पढ़ सकते तो जो आपके वीकेंड्स आते हैं उस वीकेंड को यूज कर लो, और दिसंबर तक जो भी पूरे वीक में आपकी क्लास में चल रहा है वो सैटरडे संडे में बैठ के पूरा दिन पढ़ लो। आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत आराम से दिसंबर अटेम्प्ट क्लियर कर जाओगे। और जो बच्चे क्लासेस में साथ साथ नहीं पढ़ते,
फिर उनका यही चीज हो रही होती है कि वो अटेम्प्ट शिफ्ट कर रहे होते हैं। बहुत से आपके दोस्त हैं जो जून वाले थे वो दिसंबर में शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। तो कुछ आप में से ऐसे ना हो जो दिसंबर से जून में शिफ्ट कर जाओ, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही सजेशंस दे रहा हूं। चलिए सर, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इंडिया की। द टर्म इंडिया मीन्स, मतलब ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जो यहां लिखा है वही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिकली यहां पे क्या डिफाइंड है, द एंटायर लैंड ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर है सर? इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड एंड सबसॉइल अंडरलाइन सच वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया कहां तक होते हैं सर? ये कुछ पता है आप लोगों को? 12 नॉटिकल माइल्स। ऐसे ही लिखते हैं इसको? कोई मुझे समझा सकता है ये नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं? एनीवन जो बता सकता हो कि नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या होता है? माइल्स तो सबको पता है, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में या मीटर्स में या फिर माइल्स में होता है। ओके, देखिए जब आप लैंड में डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर कर रहे होते हैं, बट जब आप सी में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर करना मुश्किल रहता है। तो नॉटिकल मीन्स द डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जाएंगे, क्योंकि रोड तो सीधा ही चलेगा ना, तो वहां तो आप सीधा डिस्टेंस मेजर करेंगे, बट जब सी है तो वो ऑल ओवर फैला हुआ है, तो वहां पे आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो सी के लिए जब भी कोई डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन और माइल्स, तो नॉटिकल माइल्स उस तरीके से उसमें आता है। क्लियर है सर? उसने बोला TWI मतलब टेरिटोरियल वाटर्स, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स सी बेड। इसका मतलब पता है आप लोगों को? जो पानी के नीचे हमारा सरफेस होगा, लैंड होगा, उसको भी कवर किया गया है। एंड सबसॉइल अंडरलाइन सच वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन्स। देखिए यहां पर तो 12 नॉटिकल माइल्स तक बोला गया है, बट आप जब लॉ पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो हमेशा 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है, राइट। EEZ जाता है 24 नॉटिकल माइल्स तक, राइट। एंड इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा अप्लाई होता है वो मैरीटाइम जोन और पूरे उसके थ्रू अप्लाई होते हुए 200 नॉटिकल माइल्स तक अप्लाई होता है। यस, देखिए एक चीज समझिए, आपको एक चीज पता होगी, हर कंट्री ने वर्ल्ड वाइड जो डिसीजंस बनाए गए थे कि वाटर को डिफाइन किया था, राइट। तो TWI में तो आपका ऑल टुगेदर पूरा रूल है, बट 200 तक क्या है कि वहां पे आपकी टैक्सेशन की ज्यूरिसडिक्शन है, उस एरिया में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन की जा रही है तो वो भी आप ही के अंडर आएगी और आप उसी के अंडर फॉल करेंगे और आप ही की कंट्री उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करेगी। एंड लास्ट, एंड द एयर स्पेस अबव इट्स, यहां पे छोटा सा एरर है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, अबव इट्स टेरिटोरियल एंड वाटर्स। देखिए अब आप एक चीज सोचेंगे, सर ये तो अंडरस्टूड था कि पानी है तो हवा भी आएगी, बट ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई बता सकता है मेरे को? बेटा 12 उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है ना। देखिए क्वेश्चन आया है कि 12 नॉटिकल माइल्स 200 में ही इंक्लूडेड है या एक्स्ट्रा है? नहीं सर, इंक्लूडेड है, ठीक है, राइट। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि यहां पे एयर स्पेस को स्पेसिफिकली क्यों लिखा गया है? कोई बता सकता है मेरे को? देखिए इंडिया में या वर्ल्ड वाइड लोग बहुत समझदार हैं, अगर कोई लूप होल छूट जाए तो वो उसके ऊपर कुछ भी बदल सकते हैं। अगर यहां पे एयर स्पेस नहीं लिखा होता तो इंडिया की सारी बड़ी या वर्ल्ड की सारी बड़ी ट्रांजैक्शंस हवा में ही हो रही होती, राइट। तो इसीलिए हर एक चीज को लिखना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, आप किसी भी एक्ट को जब पढ़ेंगे तो एक कॉमा, फुल स्टॉप, एंड ये पूरे लॉ को बदल के रख सकता है। और बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जो सिर्फ एक कॉमा की वजह से बदल गई हैं और अगले साल फाइनेंस एक्ट में वो कॉमा हटाया गया या वो डेफिनेशन सही की गई है।
तो इंटरप्रिटेशन किसी भी चीज से बदल सकती है, राइट। तो वहां पर इसीलिए जब भी कोई डेफिनेशन डिफाइन की जाती है तो वहां पे ये चीजें पहले ही क्लियर कर दी जाती हैं। क्लियर है सर? नहीं तो अगर अंबानी क्या करता फिर, वो सारी ट्रांजैक्शंस कहां पे कर रहा होता? हवा में। कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, वो सब क्या कर रहे होते? हवा में या फिर पानी में ट्रांजैक्शंस कर रहे होते। इसीलिए उन्होंने ये चीज डिफाइन करी। हाँ जी बच्चे बताइए, कौन सा? एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एंड एयर। देखिए मैरीटाइम जोन्स ना स्पेसिफाइड है, जिसमें कवर कर लिया 200 नॉटिकल माइल्स तक। एंड द एयर स्पेस, उसने बोला कि जो इंडिया का टेरिटरी है, जो लैंड है उसके ऊपर, या फिर जो पानी मतलब जो 200 नॉटिकल माइल्स तक जा रहा है उसके ऊपर हवा में भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, वो भी इंडिया में ही माना जाएगा। क्लियर है सर ये डेफिनेशन सबको? एनी डाउट्स? कोई प्रॉब्लम इसमें? देखिए बच्चे 12 नॉटिकल माइल्स इज टेरिटोरियल वाटर्स। यहां पे एंटायर जुरिस्डिक्शन इंडिया के पास ही है, बट 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की जो डेफिनेशन है उसको भी डिफाइंड है। वहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो भी इंडियन लॉ के अंडर ही गवर्न। यहां तक एनी प्रॉब्लम सर? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। देखिए बच्चे ऑल ओवर वर्ल्ड ना कुछ ऐसे जोन्स डिफाइंड हैं कि वहां पे अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करेगी। तो यहां पे बोला गया कि इंडिया का जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी इसी कंट्री के अंडर ही फॉल होगा। ठीक है? एग्जाम्पल मतलब बेटा एरिया में डिफाइंड है ना, एग्जाम्पल थोड़ी हो रहा है। 24 नॉटिकल माइल्स इज द एरिया डिफाइंड इन वाटर। हाँ, एग्जाम्पल कैसे आएगा? जोन तो वाटर में डिफाइंड है ना, लैंड तो इंडिया का है ही है। अब लैंड में तुम ऊपर नेपाल थोड़ी जाके बोलोगे वो भी हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा है। नेपाल तो अलग हो गया ना, जो तो टेरिटोरियल लैंड है वो तो डिफाइंड ही है ना। देखिए मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल कुछ बनता नहीं है। एक चीज समझिए, यहाँ पे ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, सो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा पहले उसके लिए। कुछ इस तरीके से हमारी कंट्री का मैप है, समझ जाओ। ये लो, कुछ ऐसे भी है, ठीक है? इतना टाइम नहीं मेरे पास, सॉरी। ऊपर यहां पर हमारा एक फ्रेंडली देश बैठा है, फिर एक और फ्रेंडली देश है यहाँ पे नेपाल, फिर एक छोटा सा देश है यहाँ पे भूटान, फिर एक ये बड़ा सा देश है और एक यहाँ पे भी देश है, राइट? ये सारी कंट्रीज हैं। तो हम इन कंट्रीज में जाके थोड़ी बोल सकते हैं भैया हमारा EEZ है, तुम यहाँ से बाहर जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। तो EEZ कभी भी लैंड में तो डिफाइन होगा ही नहीं, क्योंकि लैंड तो ऑलरेडी डिफाइंड है, डिमार्केशन है। EEZs बनाए गए थे वाटर एरियाज के लिए, और इंडिया ऐसी कंट्री है जो तीनों साइड से वाटर से कवर्ड है, राइट? तो इसीलिए हर जगह पे EEZ को एंड इट इज डिफाइंड इन द टेरिटोरियल वाटर्स। ओके, जो पानी है उसमें EEZ को डिफाइन किया गया था। हाँ जी बच्चे, देखिए बच्चे EEZs आर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो वाटर में 24 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं, ठीक है? 12 इज TWI, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ओके, EEZ इज डिफाइंड अप टू 24 नॉटिकल माइल्स। बट जो ट्रांजैक्शंस कई जगह हैं वो 200 नॉटिकल माइल्स के लिए भी कई लॉज में डिफाइंड है। कई लॉज में EEZ को ही 200 नॉटिकल माइल्स तक बोला गया है, बट नॉर्मली वो 24 नॉटिकल माइल्स तक। नहीं, आज तक कभी नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। हाँ जी बच्चे, हाँ वो बाद में करेंगे बेटा, हर एक चीज अभी नहीं जोड़ सकते ना। यस बेटा, EEZ इज अप टू 24 नॉटिकल माइल्स। क्लियर है सर यहां तक? एनी प्रॉब्लम? डेफिनेशन सबको क्लियर है? तो अगर डेफिनेशन को हम रिवाइज करें, सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 25A। इसके बाद क्या बताया गया? सबसे पहले इंडियन डेफिनेशन में क्या आता है? लैंड, टेरिटोरियल वाटर्स, फिर इसके बाद EEZ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एंड लास्ट इज एनी अदर मैरीटाइम जोन एंड द एयर अबव इट्स, राइट? वाटर तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड है ना।
ई जेड और उसमें आ गया ना 200 नॉटिकल माइल्स तक। चलिए यहां तक क्लियर है सर आपका? एनी प्रॉब्लम्स इन दिस डेफिनेशन? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक प्रॉपर डायग्राम बना दो, समझ नहीं आया क्लियरली। ये डायग्राम भी बनाया था मैंने, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये मैप बच्चों को मेरी ड्राइंग पसंद आ रही है, बोल रहे हैं सर एक बार दोबारा बना दो, और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसे बनेगा नहीं, ये और खराब हो गया। हाँ अब कंपटीशन थोड़ी कर रहा हूँ भाई मैं, चलो कोई बात नहीं, समझ गया ना तुम ये क्या है, तुम्हारा समझना जरूरी है, भावना को समझो। 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। यहां तक मैं तुम्हें ना पूरा डायग्राम इसका गूगल से सर्च करके भेज दूंगा कि यहाँ TWI है, यहाँ EZ है और यहाँ वो है, क्लियर है। यहां तक हमारा आता है बच्चे TWI, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। 54 नॉटिकल माइल्स तक आता है EZ। एक्सटेंट ऑफ द कंट्री इज डिफाइंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। अब क्लियर है बेटा? अब इस मैप को तुम लोग बना लो, तुम देता हूं कितना अच्छा बनाते हो। चलिए कर लिया सबने जिसने नोट करना है? D2 चलो नोट कर लिया तुमने? चलिए बढ़ जाए आगे सर। टाइम क्या हो रहा है? क्या दे रहे बच्चे? इसीलिए तो आया मैं बस यहाँ पे कि तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखूं मैं। भगवान ने मुझे इस दुनिया में इसीलिए तो भेजा है, और क्या काम है मेरे, तो मेरा आना ही व्यर्थ है नहीं तो, है ना? नालायक। मुझे बताया गया था कि इस क्लास में ना बहुत टाइप के लोग मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा लायक भी और बहुत ज्यादा नालायक भी। अब तुम लोग जानो तुम लोग किस डेफिनेशन में फॉलो करते हो। किसने बोला ऐसा? वो तो टाइम बताएगा। चलिए यहां तक क्लियर है सर? 2 टर्म्स समझाऊंगा फिर मैं आपकी क्लास ओवर कर दूंगा। ज्यादा मैं पढ़ाता ही नहीं, आज कुछ पढ़ाया थोड़ी है मैंने, थोड़ी बहुत चीजें करवाई हैं। हाँ जी बच्चे, उसका अपना होगा। देखिए उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, 200 नॉटिकल माइल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है श्रीलंका का इंडिया से, इतना क्लोज नहीं है। मैप में देख लियो एक बार। चलिए सर यहां तक क्लियर है? अब हमने 2 टर्म समझने। नलायकों, 200 नॉटिकल माइल्स इज द मैक्सिमम पार्ट, इसी के अंडर सब आता है। ओके चलिए हमें ये नहीं करना 200 + 12 + 24, ये कभी मत करना। क्लियर है सर? ओके अब हमें 2 टर्म समझने हैं, वन इज असेसमेंट ईयर एंड वन इज प्रीवियस ईयर। ये सबसे बेस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इसकी लीगल टर्मिनोलॉजीज नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ इसका बेस समझेंगे। असेसमेंट ईयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, प्रीवियस ईयर इज नॉट डिफाइंड इन एनी ऑफ द एक्ट। क्लियर है? प्रीवियस ईयर का हम जो मतलब समझते हैं वो कहां से समझते हैं? सेक्शन नंबर 3 से। क्लियर है सर? चलिए अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, पहले बार इसको हम डायग्राम में समझते हैं। प्रीवियस ईयर डिफाइंड नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 3 में उसका मतलब निकलता है। अभी तुम में से कौन है, तुम अपने आप जान लो।
बेटा अभी दिखा देता हूं, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। यहां पे मैंने डिफाइन करने की कोशिश करी दोनों वर्ड्स को एक ही डायग्राम के अंदर। जो कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का वो ये है सर कि आप 1 साल में इनकम कमाते हो, सॉरी आप 1 ईयर में इनकम अर्न करते हो और नेक्स्ट ईयर में उसके ऊपर टैक्स असेस करते हो, ठीक है। जिस साल में आप टैक्स असेस करोगे वो बनता है असेसमेंट ईयर, और जिस साल की इनकम होती है वो बनता है प्रीवियस ईयर। क्लियर है सर? बात समझ में आया? मैं दोबारा समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। देखिए अगर हम जनरल मतलब समझें तो लॉ क्या कहता है कि भैया आप 8 साल इनकम कमाओगे और नेक्स्ट ईयर में उसके ऊपर टैक्स पे करोगे। चलो एक चीज क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे, अभी एक फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है 1 अप्रैल 22 को, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि मैं 23 आने तक, 23 आने तक, मतलब मार्च 23 आने तक, जब तक ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा मैं कितनी इनकम कमा लूंगा? मैं खुद भी नहीं जानता, राइट? कोई भी नहीं जानता। तो क्या कोई इंसान उसी साल में इनकम कमा के उसी साल में उसके ऊपर टैक्स दे सकता है? नहीं दे सकता। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि 8 साल में इनकम कमाओ और नेक्स्ट ईयर में उसके ऊपर टैक्स पे करो। क्लियर है सर? यहां तक बात समझ में आई? ओके। तो असेसमेंट ईयर कौन सा बनता है? जिस साल में टैक्स पे करना है, और प्रीवियस ईयर कौन सा? जिस साल की इनकम है। एक मिनट रुकिए, ये डायग्राम किसी ने नोट करना है? कर लीजिए एक बार। ईयर बेटा, फाइनेंशियल ईयर 2021 फिर 21-22। हाँ जी बच्चे, वो छोड़ दे, वो कंसेप्ट अभी छोड़ दे। तुम ना सीधा लास्ट में कूद रहे हो और अभी तक पहली सीढ़ी चढ़े नहीं। हाँ जी बच्चे, उस टाइम का मुझे भी नहीं पता क्या लॉ था, बट प्रोसीजर यही है। क्योंकि मुझे ये नहीं ध्यान कि उस टाइम पे कैलेंडर ईयर था या फाइनेंशियल ईयर था। ओके, क्योंकि हमने भी बीच से ही पढ़ना शुरू किया ना। मैंने पहली बार इनकम टैक्स पढ़ा था 2007 में। चलिए, सबने ये देख लिया सर। अब एक बार लॉ की लैंग्वेज पढ़ें और उसको समझते हैं, और किसी को समझ में नहीं आएगा। ये डेफिनेशन है असेसमेंट ईयर की। अच्छा, एक चीज और, हम बहुत जगह एक्ट में शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे A/Y। ये लीगल टर्म है, आप पेपर में भी यूज होती है बहुत बार। इवन जब हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो A/Y या P/Y यूज कर लेते हैं। A/Y means assessment year, means the period of 12 months commencing on the first day of April every year। तो जैसे ही 1 अप्रैल शुरू होता है तो एक असेसमेंट ईयर शुरू हो जाएगा। ये लॉ की डेफिनेशन है, राइट? अब प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। क्लियर है? तो बेसिकली यही मतलब निकल रहा है कि प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उसकी असेसमेंट कहाँ होगी? असेसमेंट ईयर में। ऑल्दो डेफिनेशन इतनी क्लियर नहीं है, डेफिनेशन इस तरीके से नहीं बता पा रही, बट जो इंटेंट है लॉ का वो यही है कि आप 8 साल में इनकम कमाएंगे और नेक्स्ट ईयर में उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। चलो, यहां तक सबको समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछूं सबसे? हाँ जी बच्चे।
दिखा दूंगा, 2 मिनट रुक जा, सब्र रख। एक एग्जाम्पल है, देखिए कोई एक इंसान है, मान लो रमन लाल, ठीक है बेटा सुन ले, कल से तू यहां बैठेगा। 2018-19 में उसने इनकम अर्न करी, मान लीजिए 3.5 लाख, ठीक है, और इसने इसके ऊपर टैक्स पे किया, मान लीजिए कल क्या डेट थी, 14/6/22, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि इसने इनकम अर्न करी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, उसने टैक्स कब पे किया, 14 जून 2022। यहां तक क्लियर है। आपको बताना है कि इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा। अच्छा, पेपर में सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन दे दूं, पता है, बट मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है कि ऑप्शन में जब आंसर देना होता है तो रीजन भी बताना होता है। रुक जाओ, यस सर, 4 ऑप्शंस हैं, 18, 19, 19, 20, 22, 23 एंड 21, 22। रुक जा भाई, ये साहब, हाँ हाँ बेटा बात नहीं इधर, 1920। अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर 1920, कौन कौन बोल रहा है 1920, और कौन बोल रहा है 22, 23, 21, 22 और 18, 19। आंसर इज बी, 1920। कैसे? देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हम 1 साल में इनकम कमाते हैं और उसके नेक्स्ट ईयर में उसके ऊपर टैक्स देते हैं। चाहे टैक्स में 10 साल बाद पे करूं, बट टैक्स तो उसी साल का पे हो रहा है ना सर। मैंने कल ही किया ऐसा एक केस, 18-19 का फाइनेंशियल ईयर था, 3,58,000 रुपए इनकम थी, विद इंटरेस्ट 10,480 रुपीज उसका टैक्स बन रहा था। मैंने कल ही पे करवाया किसी का, बट असेसमेंट ईयर कौन सा, 1920। क्लियर है सर, बात समझ में आई? चाहे हम टैक्स 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद पे कर रहे हैं, बट टैक्स तो उसी साल का पे हो रहा है ना सर। तो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर हमेशा उसका नेक्स्ट ईयर होता है। क्लियर? हाँ जी, वो तो बात की बात है। ये इतना, चलो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, हर एक एग्जाम्पल्स अपने आप में बनते हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन मैटर था, आपको मैं समझाऊंगा धीरे धीरे आगे चल के। इनकम टैक्स में एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी है और वो बहुत बुरा वाला बैंड बजाते हैं लोगों का। अगर कोई बंदा खुद वहाँ चला गया तो प्रोफेशनल से तो वो इतना नहीं बोलते, बट वो एक तरीके से पता है जैसे सीबीआई की इंटरोगेशन होती है वैसी इंटरोगेशन होती है इन्वेस्टिगेशन के अंडर। और असेसमेंट जब इनकम टैक्स ऑफिसर करता है वो 1 साल की करता है, बट इन्वेस्टिगेशन में कोई लिमिट नहीं है, वो 10 साल की इन्वेस्टिगेशन एक साथ भी कर सकते हैं। ये केस मैं समझाऊंगा आने वाले टाइम में जब धीरे से हम लॉ वॉर समझ चुके होंगे, अभी आप ज़्यादा जानते नहीं हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन आया फिर मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया किसी बच्चे का, सर हम टैक्स कभी भी पे कर सकते हैं? हाँ बेटा, टैक्स कभी भी पे कर सकते हैं, रिटर्न कभी भी फाइल नहीं कर सकते। रिटर्न फाइल करने का टाइम फ्रेम है, टैक्स पे करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। कभी भी पे करो विद इंटरेस्ट, उनका मीटर चालू है। सिर्फ 18% सालाना, 1.5% पर मंथ। हाँ जी बच्चे बताओ।
बेटा बताया ना इंटरेस्ट। देखिए आप खुद से पे करोगे तो इंटरेस्ट के साथ जाएगा, सरकार आएगी तो पेनल्टी भी लेके आएगी, वो सब पढ़ेंगे हम, सेक्शंस हैं हमारे पास, वो अलग है। लिंक मत करो दोनों को, लिंक मत करो। चलिए सर यहां तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम्स? चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम और नहीं पढ़ेंगे। तुम्हारी भावनाओं को मैं पूरा समझ रहा हूं, तुम्हारे जो ये प्यारे प्यारे फेसेस है सब बता रहे हैं। हाँ जी, यस, हाँ जी, ये दी हुई है, ये सब कुछ बुक के अंदर है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बुक के अंदर ना हो एक्सेप्ट वो डायग्राम, बाकी सब है। कुछ बच्चों को डेफिनेशन देखनी थी, देख लीजिए, फिर हम ओवर करते हैं। हो सकता है बेटा बट आपकी रिटर्न नहीं जाएगी। चलिए सर।